नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने से पहले वहां आयकर विभाग की टीम पहुंच गई है। अखिलेश जिस सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पप्पी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके घर पर ही सुबह 7 बजे आयकर विभाग के अफसरों की टीम पहुंची। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने कन्नौज, कानपुर समेत कई ठिकानों पर छापे मारे। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से सपा भड़क गई है। सपा ने कहा कि पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आयकर ने सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों की यहाँ छापेमारी की है। चुनाव में हार के डर से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। बताते चले कि बीते दिनों कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ था। बीजेपी ने पीयूष जैन का कनेक्शन सपा से जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी नेता अपनी रैली में पीयूष जैन के बहाने अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब कन्नौज में भी छापेमारी से सपा पूरी तरह से भड़क गई है। तो इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यूपी में समाजवादी पार्टी के जिस एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। बताया जाता है कि पुष्पराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं और हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च उन्होंने किया था। पुष्पराज जैन को 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी से एमएलसी चुना गया था, जिसका कार्यकाल नए साल मार्च में खत्म हो रहा है। वो प्रगति अरोमा ऑयल डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सहमालिक हैं। उनके पिता सवैल लाल जैन ने 1950 में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। पुष्पराज जैन का इत्र का बहुत बड़ा कारोबार करीब 12 से ज्यादा देशों में फैला है। 2016 में उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक पुष्पराज और उनके परिवार के पास करीब 37 करोड़ के आसपास चल संपत्ति और 10 करोड़ के आसपास की अचल संपत्ति बताई गई है। और उधर गुरुग्राम में कुछ समय पहले नमाज पढ़ने को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि नमाज को ताकत दिखाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य के पटौदी में क्रिसमस समारोह को बाधित किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कुछ हिंदू समूहों द्वारा गुड़गांव में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को रोकने की कोशिश करने के बीच नमाज पर खट्टर की टिप्पणी आई है। भारतीय महिला प्रेस कोर के सदस्यों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना अनुचित है। नमाज नमाज रहनी चाहिए, ना कि ताकत का प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि सभी लोग इबादत करने और प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये निर्दिष्ट स्थानों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई मतभेद है तो विभिन्न धर्मों के लोग मध्यस्थता के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ आई है। पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, 4 पुलिसकर्मी घायल किए गए हैं। आपको बता दें कि पंथा चौक के पास देर रात पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मारे गए दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में कार्रवाई करते हुए 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था और इसी साल आतंकियों के खिलाफ चलाई जा रही सुरक्षा बलों की मुहिम पूरी हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने विवादित संत कालीचरण महाराज को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कालीचरण आपको बता दें, कालीचरण के वकील ने कहा कि संत कालीचरण को 1 जनवरी तक के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्र अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की कालीचरण महाराज को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले दिन में धार्मिक नेता को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खुजराहो से महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर सियासी विरोध भी शुरू हो गया है। इंदौर में हिंदू महासभा के सदस्यों ने कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया था। तो छत्तीसगढ़ में कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर सियासी भूचाल है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश को देखकर इनको ऐसा लगता है कि भगवा पहन लेने से, जनेऊ को कोट के ऊपर डाल देने से लोग सोचेंगे कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। तो ये जब नाटक भी करते हैं, जब नकल करना है तो नकल के लिए भी अकल चाहिए।
तो धर्म संसद बुलाने की प्रक्रिया यदि शुरू करते हो तो ये मालूम होना चाहिए कि किसको और कैसे बुलाया जाए और किन किन को बुला के बात किया जाए। देखिए, गिरफ्तारी तो कानून को अपना काम करना है। सवाल इस बात का है कि कानून अपने काम करे। और दूसरा विषय जो इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है वो मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए अपशब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना, उसका भी तो जवाब आना चाहिए। ये जवाब आ जाए और जो कानून की व्यवस्था है, कानून जो कार्रवाई करेगी वो तो कानून को अपना काम करना है। रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन जी कालीचरण की बयान की निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। इनके हृदय में गोडसे ही बसे हुए हैं, मजबूरी में महात्मा गांधी की जय बोलते हैं। और कालीचरण तो इसलिए वो उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बोल के बोले ना, हम कालीचरण की जो बोले हैं उसके समर्थन करते हैं। ऐसा हो तो बोले, क्यों नहीं बोलते? घुमा फिरा क्यों बात करते हैं? गिरफ्तारी हुई, इस राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में नहीं जाती क्या? तेलंगाना की पुलिस छत्तीसगढ़ में नहीं आती? अभी जो घटना घटी, नक्सली इनकाउंटर हुआ, छत्तीसगढ़ की धरती में किसने किया? तेलंगाना पुलिस। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या छत्तीसगढ़ नहीं आई थी? पिछले महीने की बात है। कौन सी सहमति लेकर आए हैं? ये बहाना ढूंढे, लोगों को बरगला रहे हैं। और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आई थी, मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे आई थी? क्यों आई थी? किससे पूछ के आई थी? क्या नरोत्तम मिश्रा जी इसका जवाब देंगे? सीधा बोले ना, कालीचरण की गिरफ्तारी के कारण से बहुत तकलीफ हो रही है, कसमसा गए, पीड़ा बहुत है, बोल नहीं पा रहे। इसीलिए बढ़ते आगे, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मानो जैसे शराबबंदी का भूत सवार है। समाज सुधार अभियान के तहत वो सूबे के दौरे पर निकले हुए हैं, जहां पर वो शराब को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि शराब पीने से एड्स होता है, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद हो गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है। 200 बीमारियों को बढ़ाता है शराब पीने से, शराब से। और कौन कौन होता है? शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। ये आप सोचिए, WHO का रिपोर्ट, वो तो बहुत बड़ा डिप, हम तो उसी में से निकाल करके इन चीजों के बारे में हम बोलते रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों चाचा भतीजा की अदावत किसी से भी छुपी नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले खुद सुधरना चाहिए और उसके बाद समाज की बात करनी चाहिए। समाज पहले से सुधरा है, उन्हें पहले सरकार को सुधारना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। शराबबंदी को लेकर के जो ज्ञान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है, मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हर तरीके से घिरे हुए हैं और उस वजह से ऊटपटांग बयान दिया जा रहा है। शराब को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है, पुलिस महकमे की है। अब पुलिश महकमा नीतीश कुमार जी के अंतर्गत आता है। फिर भी पटना के बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें मिली है और ये तो सब लोग जान रहे हैं कि फेल हो चुका है पूरी तरीके से। अब जो भी टिप्पा टिप्पणी आई है कोर्ट न्यायालय के मामले में, तो इस पर हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। बढ़ते आगे, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर चल रही फॉडा की हड़ताल अब खत्म हो गई है। रेजिडेंट डॉक्टर आज दोपहर 12 बजे से काम पर लौट गए हैं। फॉडा ने 17 दिसंबर से हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया था। अब हाल ही में दिल्ली पुलिस की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स को हिरासत में लेने के बाद मामले ने तूल पकड़ा।
फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा, हम जानते हैं कि मरीज पहले से ही पीड़ित है, कई सर्जरीज टाल दी गई। इस स्थिति को देखते हुए वो दोपहर 12 बजे से हड़ताल वापस ले चुके हैं। फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि कल शाम फोडा और आरडी के प्रतिनिधि दिल्ली के जॉइंट सीपी से मिले थे, जिस दौरान उनकी बातचीत हुई। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली पुलिस से रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी रद्द करने को कहा। और पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 16,764 मरीज मिले हैं। यह भी बता दें कि दिल्ली में मई के बाद ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। यूपी में भी कोरोना के 193 मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में 5,368 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 2,128 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार और झारखंड में भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। कोरोना के मामलों में यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो एहतियात बरतने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% तक बढ़ चुका है। यानी कि जहां एक तरफ रफ्तार कम हो रही थी कोरोना के मामलों की, वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जब से दस्तक दी है, कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1270 मामले सामने आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 450 केस हैं तो दिल्ली में 320 ओमिक्रॉन के संक्रमित मामले हैं। यह भी बता दें कि ओमिक्रॉन के 1270 मरीजों में से 374 ठीक भी हुए हैं, तो एक पॉजिटिव बात। लेकिन यह भी बता दें कि बिहार में ओमिक्रॉन का पहला संक्रमित मिल चुका है, यानी कोई भी राज्य अब अछूता नहीं दिख रहा है ओमिक्रॉन के वेरिएंट से। पंजाब में भी एक केस सामने आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में गुरुवार को कुछ उपद्रवियों ने पुराने संसद भवन में आग लगा दी, जिससे इमारत का मुख्य दरवाजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये इमारत करीब 1927 और 1988 के बीच ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद की सीट थी। इस बात में एक स्मारक में बदल दिया गया बाद में इसको, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र का संग्रहालय है और कैनबरा में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इस घटना की ऑस्ट्रेलिया में सभी दलों ने कड़ी निंदा की है। तस्वीरें देखिए आप कि कितनी भयानक आग इस दरवाजे पर लगी हुई है, संसद भवन में लगी हुई है, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पुरानी संसद भवन ये बताया जा रहा है जहां पर आग लगाई गई है कुछ उपद्रवियों के द्वारा, जिसके बाद यहां पर नजारा जो था वो आप सभी के सामने है। तस्वीरों में आप देखिए कितनी भयावह आग यहां पर दिखाई दे रही है। दमकल विभाग की गाड़ी को सूचित किया गया, वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और इस घटना की ऑस्ट्रेलिया में सभी दलों ने कड़ी निंदा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।